सत्र यहीं पर समाप्त होता है। अतिशय सुंदर ऊर्जा भरा हुआ हमारा योग सत्र रहा। अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री सिद्धांत जायसवाल, बिरसा कृषि विद्यापीठ रांची झारखंड से है और उनका विषय अमृत कृषि पर मार्गदर्शन। कल उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अमृत कृषि पर, अमृत जल पर मार्गदर्शन दिया और अतिशय सुंदर उन्होंने शुरुआत की थी। पीपीटी पर दिखाया था उन्होंने। उनकी जो डॉक्यूमेंट है वो सारे हमारे योगा ग्रुप में मैंने भेज दी थी और अतिशय सुंदर कल उन्होंने बताया था। महत्वपूर्ण जानकारी कल दी उन्होंने, तो आज भी उनका मैं स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ इस योगाहार कार्यक्रम में। आदरणीय श्री हमारे पवन कुमार सर, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी और हमारे सभी योगाहार साथियों के बीच में आपका आदरणीय सिद्धार्थ जी स्वागत, वंदन अभिनंदन है। आज आपका सेशन आप शुरू कर सकते हैं जी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और कल जो मेरा प्रेजेंटेशन है आशा करता हूँ कुछ लाभप्रद रहा होगा, जानकारी मिली होगी और उसके बाद बहुत लोगों के प्रश्न भी हो रहे थे, हम लोग नहीं ले पा रहे थे, तो समय की कमी के कारण आज हम लोग प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम कंप्लीट कर लेंगे। उसके पहले कुछ 5-10 मिनट कुछ जानकारी जो अधूरी रह गई थी, मतलब अमृत कृषि के बारे में तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन उससे रिलेटेड जो है उसके बारे में कुछ जानकारी जैसे कोल्ड प्रोसेसिंग है वो सब बतानी छूट गई थी। तो मैं आज उसको प्रोसेसिंग वाला और जो मैं बता रहा था देसी गाय और जर्सी गाय दोनों में अंतर क्या है, क्यों हम लोग देसी गाय को ही प्रमोट करते हैं। ऐसे तो अगर खेती के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में बात किया जाए तो कोई भी शाकाहारी जीव हो उसका मल और मूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी शाकाहारी जीव, गाय, बैल, जर्सी, घोड़ा, ऊंट, बकरी, यहाँ तक कि जो इंसान है, इंसान अगर निरामिष है, जो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करता है, उसका भी मल और मूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी क्या है, कोई भी शाकाहारी जीव हो, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबियल कॉम्पोजिशन होता है वो पत्ते को, सब्जियों को पचाने, अनाज को पचाने के लिए अलग होता है और मांस को पचाने के लिए अलग होता है। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं या जो मांस का सेवन करते हैं उनके इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबियल जो कॉम्पोजिशन होता है वो बदल जाता है। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे कुत्ता, बिल्ली या कोई भी मांसाहारी जीव का मल या मूत्र खेतों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमेशा और हमेशा सिर्फ शाकाहारी जीव का ही मल और मूत्र इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ लोगों का प्रश्न भी होता है, जैसे कुछ लोग पोल्ट्री, मुर्गी पालन कर रहे हैं अंडे के लिए या मीट के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसकी जो बीट होती है उसको भी बहुत लोग बोलते हैं तो वो भी तो जीव ही है, उसका भी बीट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आज से 15-20 साल, 25 साल पहले तक ठीक था, लेकिन आज के समय में तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि पोल्ट्री की जो बीट है उसको इस्तेमाल करें। कारण ये है कि पोल्ट्री आज जो लोग भी मैनेज कर रहे हैं उन सबको इतना एंटीबायोटिक्स, इतना केमिकल्स, दवा, इतना सब चीज देखभाल के लिए देना पड़ता है कि आज के समय में जो पूरा विश्व है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से जूझ रहा है, वो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो हम लोग को जो पैरासिटामोल खाते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं तबीयत ठीक करने के लिए, तो उसमें हो क्या रहा है कि धीरे धीरे पहले अगर आप 2 टैबलेट खाते हैं तो आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, और बढ़ के 3 हो गया, 3 से बढ़ के 4 हो गया, धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, मतलब जो आम लोग जो एंटीबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल कर रहे उनके अंदर भी बढ़ रहा है अगर वो लोग नॉन वेज खाते हैं तो अगर कोई भी लोग आज के समय में नॉनवेज कोई खाता है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम एक चीज और भी है कि आज से करीब 25-30 साल पहले तक, जैसे क्योंकि हम लोग तो यहाँ यूनिवर्सिटी में, हम लोग के पास स्टार्टअप में बहुत तरह के लोग आते हैं, पोल्ट्री, पिगरी, डेयरी, गोट्री, सभी तरह के लोग आते हैं। तो स्पेसिफिकली मैं पोल्ट्री का बता रहा हूँ कि आज से 25-30 साल पहले पोल्ट्री की जो ब्रीड्स होती थी, ऐसी ऐसी ब्रीड होती थी जिसको 1 से सवा किलो होने में कम से कम 60 से 70 दिन लगता था। अब चूंकि इंडस्ट्री के ऊपर इतना प्रेशर है कि नहीं, मतलब फूड कन्वर्जन रेशियो, पोल्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी एफसीआर से होता है। जितने कम दिन आपको पोल्ट्री को रखना पड़ेगा उतना आप अधिक प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि जितना कम दिन रखना पड़ेगा आपका फीड का दाना बच जाएगा।
तो कितने कम से कम समय में आपका जो पोल्ट्री है 1 से सवा किलो का हो जाए ताकि आप बेच दें, पूरा का पूरा प्रेशर इसी पे है। तो पहले जहाँ 60 से 75 दिन लगता था एक मुर्गा या मुर्गी को 1 से सवा किलो होने में, इंडस्ट्री के ऊपर इतना प्रेशर 75 से घटा के 60 से 55, 50, 40 35, 30 अब आज के समय में जो मुर्गे की जो ब्रीड्स आ रही हैं, जो मैं उसको हाइब्रिड ही बोल सकते हैं, ऐसी-ऐसी ब्रीड सब आ गई है जो 21 दिन में 1 से सवा किलो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना एंटीबायोटिक, इतना दवा, इतना एडिटिव, इतना हार्मोन सब इतना दिया जा रहा है। तो आज के समय में अगर आप पोल्ट्री मार्केट से लेके खा रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा पॉइज़न, कितना बड़ा ज़हर आप अपने शरीर में ले रहे हैं। आप एंटीबायोटिक्स नहीं भी लेते हैं, लेकिन तो भी उस मुर्गे के माध्यम से वो एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में जा रहा है और आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है। तो पूरा विश्व अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक्सप्लोजन के पहाड़ पे बैठा हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा कि एंटीबायोटिक सब काम करना बंद कर देंगे। तो वो भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पोल्ट्री के लिए। इसीलिए मैं पोल्ट्री में चूँकि इतना एडिटिव्स, हार्मोन्स सब चीज़ दिया जाता है, इसलिए मैं पोल्ट्री का भी मना करता हूँ। इसके अलावा कोई भी शाकाहारी जीव हो, उसका मल-मूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया रिजल्ट जो आता है, वो हमेशा देसी गाय का आता है। देसी गाय के गोबर गौमूत्र का कंपैरिज़न कुछ भी नहीं है। मतलब उसके आगे कोई भी जीव नहीं टिक सकता है। इसका 2-3 मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ ये कैसे होता है। एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि जैसे पहले तो समझिए आप देसी गाय और जर्सी गाय में अंतर क्या है? क्योंकि साइंटिफिक लेवल पे लोगों को जानकारी, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आम लेवल पे लोगों को जानकारी नहीं है। तो थोड़ा-सा साइंस अगर आप समझेंगे कि देसी गाय और जर्सी गाय में अंतर क्या है, तब आपको देसी गाय का वैल्यू समझ में आएगा। अन्यथा सभी लोग बोलेंगे, अरे क्या गाय तो गाय है, चाहे देसी, जर्सी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी भारत सरकार की एक संस्था है एनबीएजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। उसने आज की तारीख में भारत में 52 इंडियन ब्रीड्स को रिकॉग्नाइज किया है। तो 250 से भी ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे ब्रीड पे अभी तक वेटरनरी डॉक्टर लोग काम ही नहीं कर पाए। उनका क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन बहुत चीज़ नहीं हो पाया, तो अभी भी नॉन डिस्क्रिप्ट करके छोड़ देते हैं। मतलब बहुत सारी ब्रीड का अभी तक डिस्क्रिप्शन ही नहीं हुआ है। फॉर्मल सिस्टम में, वेटरनरी सिस्टम में, आईसीआर में। तो अभी एनबीएजीआर है, वो सिर्फ 52 इंडियन ब्रीड्स को रिकॉग्नाइज करता है। इंडियन ब्रीड्स कौन-कौन सी हो गई? गीर है, साहिवाल है, काकरेज है, ओंगोल है, लाल सिंधी है, गंगातीरी है। ये सब आप आज के समय में आप इंटरनेट में गूगल में सर्च करेंगे, आपको पूरी इंडियन ब्रीड्स के नाम आ जाएंगे विथ फोटो, कैरेक्टर सब चीज़ आ जाएगा। अभी इंटरनेट पे बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देसी गाय अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि पहला डिफरेंस देसी और जर्सी में अंतर क्या आप समझ लीजिए। जो देसी गाय है और बॉस इंडिकस है, उसकी वंशज है, उसकी डिसेंडेंट है। और जो जर्सी है, वो बॉस टॉरस की है। तो 2 अलग-अलग लिनिएज है। एक बॉस इंडिकस है, एक बॉस टॉरस है। तो दोनों में जेनेटिक अंतर है। ये पहले लेवल पे अंतर है। दोनों मतलब वैरायटी अलग है बिल्कुल। दूसरे लेवल पे जो अंतर है, वो ये है कि हमारे त्वचा पे जो पसीने निकलने की जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो जितनी भी बॉस इंडिकस है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप से निकली हुई जितनी भी भारतीय गौवंश है, सभी के त्वचा में पर स्क्वायर इंच में जो स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीने निकलने की जो ग्रंथियाँ होती है, उनकी डेंसिटी और पोर साइज़, छिद्र का साइज़ वो बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी गायों का इवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म था। जितना पसीना बाहर निकलेगा, उतनी गर्मी बाहर निकलेगी और गाय इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में कम्फर्ट लेवल पे रहेगी। अब जर्सी है या होल्स्टीन फ्रीजियन है, वो यूरोप से ओरिजिनेट की है। उसके त्वचा पे, उसके स्किन पे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनकी जो डेंसिटी वो भी पर स्क्वायर इंच वो भी कम है और जो पोर साइज़, जो छिद्र का साइज़ है, वो भी बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की गायों का इवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म था कि इस कोल्ड क्लाइमेट में जितना पसीना कम निकलेगा, उतनी गर्मी कम निकलेगी और गाय अपनी गर्मी बचा के रख सकेगी। ये वहाँ की गायों का। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ की गायों को जब यहाँ लाया गया, तो इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में चूँकि छिद्र का साइज़ छोटा है, डेंसिटी भी कम है, तो पसीना निकाल नहीं पा रही है, गर्मी निकाल नहीं पा रही है, तो वो लोग स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ कर रही हैं क्योंकि वो लगातार स्ट्रेस में जा रहे हैं वो लोग।
अब लगातार स्ट्रेस में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो हो रहा है, लेकिन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस आबो हवा में, इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में पसीना निकाल नहीं पा रहे हैं, गर्मी निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस में जा रहे हैं बार-बार। और जिसके लिए आप देखेंगे जो लोग एचएफ जर्सी या क्रॉस ब्रीड रखते हैं, वो हमेशा पंखा, कूलर या कुछ ना कुछ अपने गायों के लिए लगा के रखते हैं, क्योंकि इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में गाय रहती ही नहीं है। वो ज़बरदस्ती हम लोग ने वहाँ से लाके, साइंटिस्टों लोगों ने नहीं, नहीं उस गाय का दूध ज़्यादा है, वहाँ से मँगवा लिया, अब यहाँ इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आज के समय में एक और किताब है, कभी आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब एक नई किताब आ गई जिसका नाम शीर्षक है मिल्क अ न्यू पॉइज़न। मतलब एक पूरी किताब, मतलब ये मैंने कोरोना से पहले 7-8 साल पहले ही मैंने खरीदी थी। उसमें इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि नहीं मिल्क से कितनी सारी लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़, बीमारी, प्रॉब्लम्स हो रही है। वो तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं भी आश्चर्यचकित था कि हमारे यहाँ तो पूर्वज, हमारे ऋषि-मुनि, वंशज इतने हज़ारों सालों से इसको, गाय का दूध, घी सब चीज़ इस्तेमाल, पंचगव्य इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे तो ऐसा एक सिस्टम बोला कि मिल्क अ न्यू पॉइज़न, दूध ज़हर बनता जा रहा। तब मैंने जब किताब में पढ़ा, डिटेल पढ़ा, तब मुझे समझ में आया तो जर्सी गाय के बारे में बात कर रहे हैं। आज विदेशों में जो जर्सी या क्रॉस ब्रीड गाय का जो दूध है, उसको लोग, डॉक्टर्स लोग मना कर रहे हैं कि लगातार तो पीना ही नहीं चाहिए। लगातार पिएँगे और अगर बच्चों को देंगे तो और दिक्कत है और कठिनाई। आप आने वाले जो वंश है, उनको आप खराब कर रहे हो, उनके अंदर इम्यून सिस्टम खराब कर रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। इसलिए एचएफ जर्सी गाय के दूध को तो लेना ही नहीं चाहिए। अभी जो मार्केट है, मार्केट में इस चीज़ को पहचानने लगा है कि नहीं, ए1 मिल्क, ए2 मिल्क अलग, बिलौना घी अलग, नॉर्मल घी अलग। अब मार्केट में जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पटना, रांची, सभी जगह हम लोग देखा है, तो ए2 मिल्क, मतलब अब दूध को 2 कैटेगरी में बाँट दिया गया है, ए2 मिल्क और ए1 मिल्क। ए2 मिल्क यानी देसी गाय का दूध, और ए1 मिल्क यानी क्रॉस ब्रीड या जर्सी गाय का दूध। तो एक चीज़ और समझिए कि मतलब जो मार्केट अब पहचानने लगा है, तो मार्केट अब, नॉर्मल मार्केट में दूध लेने जाएँगे 40-50 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन देसी गाय का दूध लेने जाएँगे तो कम से कम 80, 100, 120, 150 रुपए लीटर मिल रहा है। मतलब इतना अब लोगों को समझ में आने लगा है कि देसी गाय का दूध ही एक्चुअली असली दूध है, जिसको ए2 मिल्क भी अब लोग क्लासिफिकेशन करके बोल रहे हैं। तो एक तो हो गया दूध, दूध अगर हम लोग को इस्तेमाल करना है तो सिर्फ़ देसी गाय का इस्तेमाल करना है। और जहाँ तक संभव हो किसानों के साथ बात करें, उनके साथ सहयोग करें, नहीं हो सकता तो देसी गाय ही प्रमोट करें। अब देसी गाय के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। एक फ़ायदा तो चलिए दूध का मैंने बताया, दूसरा भी आप में से पता नहीं कितने लोगों को आइडिया होगा, घी है। घी बनाने का 2 प्रोसेस होता है। एक तो हमारी पुरानी वैदिक पद्धति थी, दूध को जमा के दही बनाया, दही को मथ के मक्खन निकाला और मक्खन को गरम करके घी निकाला, वो हमारी वैदिक पद्धति थी। दूसरी अभी जो अपभ्रंश जो आ गया, जो कन्वीनियंस के लोग, माताएँ-बहनें घर में यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि अब इतने सालों से प्रचलन में आ गया है, वो ये है कि मलाई है या छाली है, दूध में से निकाला, उसको गरम किया और उसी को फिर जो पदार्थ निकला, उसको हम लोग, घी की तरह खुशबू आती है, उसको हम लोग घी बोलते हैं। वो एक्चुअली घी नहीं है, वो चर्बी है वो। वो घी जैसे स्मेल करता है, सूंघने में आता है, लेकिन चर्बी है। इसीलिए आज डॉक्टर सब सबको घी खाने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में 99% वही मलाई या छाली है, उसको गरम करके जो पदार्थ निकालते हैं घी, वही चर्बी वाला घी उपलब्ध है। उस चर्बी वाले घी का अगर आप सेवन करेंगे, तो आपके शरीर में वसा, फैट, चर्बी बढ़ेगी, बढ़ेगी, हार्ट में ब्लॉकेज होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वही अगर आप ए2 मिल्क, देसी गाय का दूध है, उसका दही जमा के, दही से मक्खन मथ के तब आपने घी निकाला है, तो वो ए2 घी या उसको बिलौना घी भी बोलते हैं, जो मार्केट में आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। उस नॉर्मली जो बिलौना घी की जो मूल्य है, नॉर्मली 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 रुपए, 5000 रुपए तक जाता है। और डिपेंड करता है, अब अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस पे डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली 2000, 2500 से नीचे तो मिलता ही नहीं है। जबकि नॉर्मल घी अगर आप मार्केट में खरीदने जाएँ, किसी भी कंपनी का 500, 600, 700, 800 रुपए तक में घी मिल जाता है। तो घी एक्चुअली बोल तो रहे हैं घी, लेकिन वो घी नहीं है, वो चर्बी वाला घी है, क्योंकि वो मलाई को, छाली को गरम करके निकाला गया है। असली घी वही है जो हमारी वैदिक पद्धति है, दूध से दही, दही को मथ के मक्खन, अब मक्खन को गरम करके जो पदार्थ निकालेंगे वो घी है। उस घी, जो बिलौना घी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर
किसी भी बीमार से बीमार किसी भी आदमी को अगर दिया जाए, उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा, उसका इम्प्रूव करेगा। इसलिए जहाँ तक माताएँ-बहनें संभव हो, ठीक है, आज के समय में लोग अब कोई मथना नहीं चाहेगा, तो अब इलेक्ट्रॉनिक मथनी भी आ गई है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपके घर में दही जमाएँ, दही को मथनी इलेक्ट्रॉनिक मथनी भी आ गई है, जो धीरे-धीरे दाएँ-बाएँ क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ घूमती है, उसको घुमाएँगे। लेकिन अगर घी निकालना है तो अपने घर में मक्खन निकालें, नहीं हो सकता तो कलेक्टिव रूप में बात करके मक्खन निकालें और इसका मार्केटिंग करेंगे, तो इसका अच्छा एक मूल्य भी मिलता है, प्रॉपर ब्रांडिंग तरीके से। तो इसीलिए देसी गाय ही एक्चुअल गाय है, तो हम लोग कभी भी अगर गाय बोलते हैं तो गाय का मतलब होता है देसी गाय। जर्सी या एचएफ है उसको जीव बोलते हैं, आपको जीव पे दया करनी, जीव दया करनी है, चैरिटी करना है, कुछ खिला दिया, वो बात अलग है। लेकिन अगर दूध पीने योग्य है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देसी गाय का है। बकरी का दूध भी सुपाच्य है, वो बच्चों को या बूढ़े या जो एकदम कमज़ोर हो गए हों, जिनका दूध जिनका मतलब जिनका डाइजेशन पावर बहुत कमज़ोर हो गया, जैसे बीमार व्यक्ति या बहुत बूढ़े या बहुत बच्चे, उनको बकरी का दूध दिया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली गाय का दूध ही सभी जगह उपलब्ध है और गाय का मतलब देसी गाय। अब देसी गाय के बारे में मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आज आपको शेयर करूँगा। भारत सरकार की एक संस्था है सीएसआईआर, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जितने भी जो अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं भारत सरकार के अंडर में, सब सीएसआईआर के अंडर में है। चाहे एरोनॉटिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सब सीएसआईआर के अंडर में है। सीएसआईआर ने देसी गाय के गौमूत्र में 1991 से लेके अभी तक 6 पेटेंट लिए हुए हैं। 5 पेटेंट यूएस पेटेंट ऑफिस से लिया हुआ है, 1 पेटेंट चाइना पेटेंट ऑफिस से। मेरे पास सारी पेटेंट डिटेल्स है, मैं दीदी को शेयर कर दूँगा, वो ग्रुप में डाल देंगी वो। तो वो उस पेटेंट में क्या है, मतलब देसी गाय के गौमूत्र का पेटेंट है, सीएसआईआर ने लिया है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट संस्था ने लिया, भारत सरकार की संस्था ने काफ़ी वर्षों तक रिसर्च करने के बाद पेटेंट लिया। पेटेंट किस-किस चीज़ का है? एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फेक्टिव तो है। हमारे शरीर में जो डीएनए है, अगर डीएनए में डैमेजेस हो जाता है, ऑक्सीडेटिव डैमेजेस, उसका रिपेयर एंड प्रिवेंशन बोथ, उसका भी पेटेंट सीएसआईआर ने लिया हुआ है, चाइना पेटेंट ऑफिस से भी, यूएस पेटेंट ऑफिस से। मतलब आप सोच लें कि अगर आपके जेनेटिक कोई बीमारी हो, अनुवांशिकी की भी कोई बीमारी हो, उसका भी पेटेंट भारत सरकार ने लिया हुआ है। मतलब देसी गाय के गौमूत्र में इतनी शक्ति है, ताकत है कि जेनेटिक बीमारी हो उसको भी ठीक कर देगी। आपके डीएनए में कोई डैमेज हो जाए उसको भी रिपेयर कर देगा। आज तक कभी सुना है एलोपैथी, होम्योपैथी, इतने सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, कभी आज तक सुना है कि डीएनए में डैमेज को रिपेयर कर सके? लेकिन देसी गाय का जो गौमूत्र है उसका पेटेंट है भारत सरकार के पास कि डीएनए में भी अगर डैमेज हो उसको रिपेयर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग बोलेंगे आम जनता किसी को जानकारी नहीं, तो मीडिया में लोग इतने कम्युनिस्ट या इतने बायस्ड हैं कि वो देसी गाय के बारे में जहाँ कुछ बात हो, नहीं ये तो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल का एजेंडा है। इसके साइंटिफिक पहलू पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। सबका अपना-अपना एजेंडा है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो इसलिए हम लोग का प्रयोजन रहता है, हम लोग का प्रयास रहता है कि जहाँ भी हो लोगों को जानकारी दें कि नहीं, देसी गाय का दूध, गौमूत्र, गोबर, अच्छा गोबर के बारे में बात हुई। देखिए गोबर का भी पेटेंट मिला हुआ है, आप में से पता नहीं लोगों को जानकारी हो नहीं, मैं उस पेटेंट को भी आपको शेयर कर दूँगा। देसी गाय का गोमत जो गोबर होता है, गोबर पे भी पेटेंट मिला हुआ है। पेटेंट किस चीज़ का मिला हुआ है? तो एनर्जी मास्किंग चिप, जैसे हमारे मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होते हैं, उन सब के पीछे में मतलब उस सबसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता रहता है। अब बहुत मोबाइल बैठ के देखेंगे, टीवी देखेंगे, लैपटॉप देखेंगे तो कुछ देर बाद थकान होगी, कुछ देरों बाद थकान होगी। क्यों थकान होती है? क्योंकि उसमें से जो किरणें निकल रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आपके आँखों पे तो नुकसान कर ही रही है, आपका एनर्जी लेवल भी डाउन कर रही है, उसको सोख रही है। उसके लिए सिंपल है, ये आप देखेंगे, ये देसी गाय के गोबर की चिप है ये। ये चिप है सिंपल, ये चिप पे भी पेटेंट मिला हुआ है। चिप का पेटेंट क्या बोला, हम लोग करते क्या है, ये स्टिकर है छोटा-सा बना हुआ है। ये देसी गाय का गोबर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करते नहीं है। इसको एक खनिज पदार्थ है, नेचुरल मटीरियल, अ, बेंटोनाइट पाउडर 10% हम लोग करते क्या है, गोबर में 10% बेंटोनाइट पाउडर मिक्स कर देते हैं। उसको बेलन से बेल के एक पतला-सा लेयर बना के उसमें चाकू से काट के
इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट लेते हैं और फिर उसको फिर शेड में ही छाया में सुखा देते हैं। जब सूख जाता है उसके बाद इसको करके स्टिकर में करके अपने मोबाइल के पीछे चिपका लेते हैं, लैपटॉप और टीवी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सबके पीछे चिपका लेते हैं। इसका पेटेंट मिला हुआ, पेटेंट किस चीज़ का मिला हुआ है कि इस साधारण देसी गाय का जो गोबर है, इसकी जो चिप है, इससे आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज़ होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहा है, 50% तक ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, कम कर लेता है। तो सोचिए हमारे पुराने ज़माने में जो ऋषि-मुनि थे और जो परंपरा हमारे घरों में थी कि दीवारों पे, ज़मीनों पे गोबर का लीपण होता था, कितना साइंटिफिक था। आज के समय में जो मॉडर्न साइंस है, धीरे-धीरे इसका साइंटिफिक वैलिडेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देसी गाय, उसका दूध, उसका गौमूत्र मतलब सोचिए मतलब हमारे ऋषि-मुनि थे, आज के समय में हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं। पुराने ज़माने में ऋषि-मुनि कौन थे? साइंटिस्ट ही तो थे, कि कोई भी रिसर्च अनुसंधान सब उनके अंडर में होता था और उन ऋषि मुनियों ने मतलब इस संसार में इतने सारे जीव हैं, शेर, चीता, भालू मतलब ताकतवर से ताकतवर, तेज से तेज, लेकिन उसके बावजूद गाय को माँ का दर्जा दिया। कुछ तो रीज़न रहा होगा कि गाय को माँ का दर्जा दिया। आज का मॉडर्न साइंस धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि गाय की कोई भी चीज़ हो, चाहे दूध हो उसका घी हो, उसका गोबर हो, गौमूत्र हो, कुछ भी हो, बहुत ही वैल्यूएबल है और इतना वैल्यूएबल है कि सब पे पेटेंट मिल रहा है। आज हमारी गौवंश जो है उसको अगर हम लोग नहीं पहचानेंगे तो हम लोग को देसी गाय को बचाना नहीं है, हम लोग को अपने आप को बचाना है। इसीलिए देसी गाय के प्रवर्धन में, उनके संवर्धन में हम लोग को लगना पड़ेगा। इसलिए देसी गाय जहाँ कहीं भी संभव हो, कोशिश कीजिए उसके दूध, उसके पदार्थों का उपयोग करें और जहाँ तक संभव हो किसानों के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ उनको सहयोग करें। और अगर कहीं अगर किन्हीं लोग को मार्केटिंग की भी कोई कठिनाई प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग से बात करें। हम लोग भी क्योंकि सिस्टम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मार्केटिंग चैनल से भी जुड़े हुए हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे आपका ए टू घी है उसको अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे बिक सके। अब देखिए जैसे मैंने छोटा-सा इसको चिप दिखाया, चिप तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सब जगह चिपका दिया। लेकिन अब इसके बहुत सारे उत्पाद भी गोबर के गणेश जी हैं, गोबर का पेन स्टैंड है, गोबर का दिया है। ये देखिए ये है, ये गोबर की माला है। ये सब ये गोबर की माला मैं नॉर्मली रोज़ ही पहनता हूँ उसको। इसको पहनता हूँ कि मतलब मैं कहीं इतना मार्केट में सब जगह घूम रहा हूँ, इतने लोगों से मिल रहा हूँ, सबके मोबाइल में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चिप नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं अपनी गोबर की माला बना के पहनता हूँ ताकि मैं अपने आप में सेफ रहूँ। तो इसलिए इसको उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। मैं अब समय निकल रहा है, मैं 5 मिनट में एक और जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि जानकारी बहुत है मेरे पास। यहाँ पे झारखंड में टाटा जमशेदपुर में एक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र है। मतलब पंचगव्य गव्य यानी गाय, पंचगव्य यानी गाय की 5 चीज़ दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र इन 5 अवयवों को जब मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तब जो पदार्थ बनता है उसको पंचगव्य बोलते हैं। तो आयुर्वेद तो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला सिस्टम है, उसके अंदर एक छोटा-सा पार्ट है पंचगव्य चिकित्सा। तो पंचगव्य चिकित्सा यहाँ पे चेन्नई के पास कांचीपुरम है, वहाँ पंचगव्य विद्यापीठम है। पंचगव्य चिकित्सा सिखाने की यूनिवर्सिटी है, उसका झारखंड सेंटर है वो यहाँ पे, झारखंड सेंटर है और यहाँ पे उनके जो हेड है डॉक्टर मदन सिंह कुशवाहा है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा किसी दिन आप लोग उनको भी इनवाइट करें अपने ऑनलाइन सेशन में वो आएँगे तो आपको बहुत अच्छे से बताएँगे। मैं अभी जस्ट उनको मैं बता दे रहा हूँ कि वो काम क्या कर रहे हैं। वो जो डॉक्टर मदन सिंह कुशवाहा मतलब बहुत ही टाटा स्टील में बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे और 30 साल से नौकरी कर रहे थे, लेकिन 16 साल पहले उनको लगा कि कलम घिसते-घिसते ज़िंदगी खत्म हो रही है, तो ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, जीवन में कुछ करना चाहिए। 16 साल पहले उन्होंने पंचगव्य चिकित्सा सीखी, उसके बाद पहले तो घर में प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर जमशेदपुर में टाटा में थोड़ा एक बार जब भीड़ बढ़ने लगी, तो क्लिनिक खोल दिया। जब वहाँ भी लोग आने लगे, तब उन्होंने कोरोना के दौरान ही वहाँ पे टाटा में आउटस्कर्ट्स में ही एक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र, एक छोटा-सा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल शुरू किया और पूरी की पूरी वो पंचगव्य चिकित्सा से ही सारा काम हो रहा है वो वहाँ पे। और मैं सिर्फ़ 2-3 पेशेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो मैंने देखा वहाँ पे कि किस तरह के पेशेंट्स ठीक हो पा रहे हैं। मतलब वहाँ पे तो मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज मतलब ऐसे-ऐसे आयुर्वेदिक कॉलेज जो 40 साल से 50 साल से हैं, ऐसे-ऐसे कॉलेज के जो चेयरमैन हैं, जो प्रो चांसलर हैं, वो अपने आयुर्वेदिक कॉलेज में ठीक नहीं करा पा रहे, वो यहाँ पे आके ठीक करा रहे हैं। मैं जस्ट 2 इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि एक बार
कोरोना की जस्ट खत्म हुआ था सेकेंड वेव, उसके दौरान की बात है। मैं इनसे मिलने गया था डॉक्टर साहब से, वहां देखा करीब 28-30 वर्ष का एक युवक बैठा हुआ है। तो कौतूहलवश मैंने भी पूछ लिया, भाई आप क्या आए, मतलब आप क्यों आए, आपका क्या प्रॉब्लम है, आप क्या दिखाने आए हैं? तो वो वहां की, नहीं मैं अपने दिखाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे 1.5 साल पहले आया था। 1.5 साल पहले आया था, उस वक्त मेरा 1.25 महीने का बेबी था, 1.25 महीने का बच्चा था, और उसका खून नहीं बन रहा था। टाटा में इतना बड़ा, टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे मैंने दिखाया, बोला इसको ब्लड कैंसर हो गया है, वेल्लोर ले जाइए, रेडिएशन इसका होगा, केमोथेरेपी होगा, तभी कुछ हो सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब 1.25 महीने का बच्चा, वो कहाँ रेडिएशन झेलेगा, कहाँ केमोथेरेपी झेलेगा, लेकिन अब मरता क्या ना करता, वो तो जितना सामर्थ्य है वो तो करेंगे ही। वो उसको स्टेशन पे बैठा हुआ था, ट्रेन में बैठ के लेके जाने के लिए, तभी डॉक्टर साहब से कुछ नया सी का फोन आ गया, कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने पूछा कहाँ हो, क्या हाल है, तो बताया ये प्रॉब्लम हो गया। बोले कहीं नहीं जाना, तुम वापस यहाँ मेरे सेंटर लेके आओ। वो सेंटर लेके आया, बोला मैं यहाँ सेंटर लेके आया, यहाँ पे जो दूध होता है, दूध में पंचगव्य दवा मिक्स करके, फिर जो रुई की बत्ती होती है, उससे उस बच्चे को दूध पिलाया गया। अब बोला फिर यहाँ पे 2-3 महीने तक मेरे बच्चे को रखा गया, उसको दवा पिलाया गया, और आज फिर 1.5 साल हो गया, बच्चा एकदम स्वस्थ है, अच्छे से खून बन रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई नहीं। तो मेरे लिए भी आश्चर्यचकित होने वाली बात थी कि भाई 1.25 महीने के बच्चा, उसका भी कैंसर हो गया, उसको ठीक भी कर दिया इतना बढ़िया तरीके से। मैंने जब मेरी बारी आई तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा, भाई डॉक्टर साहब इनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुआ था? तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हुआ क्या था, जब बच्चे का जन्म हुआ था, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के जो गांठ बांधते हैं, जिसने बांधा था या बांधी थी, वो उतना एक्सपर्ट नहीं थी, ढंग से बांधा नहीं, बांधते वक्त एक नस दब गई, ठीक से नहीं बांध पाया, वो नस दब गई, जिसके कारण ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। हम लोग ने देखा, मतलब क्योंकि ये जो पंचगव्य डॉक्टर है, वो आयुर्वेद की तरह से नाड़ी और नाभि, उनका डायग्नोसिस का तरीका दो ही है, एक नाड़ी है, दूसरा नाभि है। वो नाड़ी देखिए, हम लोग को समझ में आ गया कि नस दबी हुई है, हम लोग ने पंचगव्य की दवा दी, 1-2 महीने दवा उसने की, और जो नस उसकी खुल गई उसकी, और उसके बाद फिर नॉर्मल एकदम से ब्लड फॉर्मेशन होने लगा। तो एलोपैथी में नाड़ी और नाभि, इसको जांचने का कोई सिस्टम ही नहीं है। और मैं चूंकि इतने वर्षों से इतने सारे सिस्टम से जुड़ा हूं, इसलिए मुझे भी पता है कि जो एलोपैथी है, एलोपैथी जस्ट एक 200 साल पुराना सिस्टम है। 200 साल पहले एलोपैथी नाम का कोई शब्द भी नहीं था, लेकिन आयुर्वेद 5000 वर्ष पुराना सिस्टम है। हमारे इतने आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे हुए, सब लिखे हुए इस पे, मतलब मॉडर्न सिस्टम रिसर्च ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं, मतलब रिसर्च, मतलब छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने 2 साल पहले देखा कि पूरे भारत सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसका बजट था करीब 65,000 करोड़। उसमें जो आयुष है, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, सब आयुष को सब मिला के हार्डली 2000 करोड़ रुपए उसका बजट था। बाकी पूरा का पूरा 63,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी पे था। मतलब आपको सुन के काफी दुख होगा कि भारत जब आजाद हुआ था, तो उस वक्त की सरकारों ने आयुर्वेद को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में रखा था। ये चीज आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि भारत जब आजाद हुआ था, तो भारत सरकार ने आयुर्वेद को आर्कियोलॉजी, पुरातन शास्त्र डिपार्टमेंट में रखा था कि इसका कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, आर्कियोलॉजिकल कोई पुरातन शास्त्र है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आज के समय में लोग आयुर्वेद, उसके लोगों को पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन अब धीरे धीरे आ रहा है। तो हम लोग, ये जो पंचगव्य सेंटर के बारे में बताया था, इसका मैं एक और उदाहरण देता हूँ, मतलब कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट सटीक है, मतलब जो नॉर्मली एलोपैथी, मतलब मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिनको एम्स नई दिल्ली में 16 बार केमोथेरेपी रेडिएशन हो गया, उसके बाद डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इनका अब इनको ले जाइए, 6 महीने की जीवन बचा हुआ है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स को इन्होंने रिवाइव कर दिया, वो पेशेंट आज स्वस्थ है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका राइट हैंड साइड पूरा पैरालाइज्ड है, 3 साल से बेड में पड़े हुए, वहीं पे यूरिन लैट्रिन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट्स को 2 महीने में खड़े होकर दौड़ा दिया उन्होंने। 2 महीने में खड़े होकर खड़ा नहीं कर दिया, 2 महीने में खड़े होकर दौड़ा दिया उन्होंने कि दौड़ो। ये अपना पंचगव्य, अपना जो आयुर्वेद है, उसका पावर है। लेकिन अभी क्या है कि इतने वर्षों में जो आयुर्वेद में जो पढ़ाया जा रहा है, वही जैसे मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया कि एकेडमिक तरीके से धीरे धीरे पढ़ा। हालांकि अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जो इसमें बहुत ही बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर पतंजलि की बात करें, तो उनका जो, चूंकि एक मेरे मित्र हैं, एम्स नई दिल्ली में ही है, वो वहां पे विजिट भी किए थे, उनको बाबा जी से और बालकृष्ण जी से मुलाकात भी हुई थी, बुलाया भी गया था, चूंकि वो एम्स में, वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे उनका जो रिसर्च हो रहा पतंजलि का, मतलब किसी भी मॉडर्न, किसी भी कंपनी में जो एकदम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होता है। तो पतंजलि का देख के काफी इंप्रेस था कि हम लोग ने सोचा नहीं था कि पतंजलि में इतना बढ़िया रिसर्च हो रहा है। तो पतंजलि में बहुत बढ़िया रिसर्च हो रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कभी किसी को पंचगव्य चिकित्सा सीखने का मन, ठीक है, ट्रीटमेंट तो एक सिंपल चीज है, कभी भी जाके आप यहाँ पे जमशेदपुर में दिखा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को पंचगव्य चिकित्सा सीखने का मन है तो भी आके वो यहाँ पे, क्योंकि ये वो झारखंड सेंटर है, वो यहाँ पे लोग का 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इनफैक्ट हम लोग इनको मदद कर रहे हैं, इनको सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके से इनका एक थोड़ा सा बड़ा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है बड़ा किया जा सके, क्योंकि जो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स का इलाज कर दे रहे हैं। अब बहुत ही इनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही एग्रेसिव है। कहते हैं ना कि ये नहीं कि धीरे धीरे, आयुर्वेद है तो पंचवर्षीय योजना है, धीरे धीरे ठीक होगा, नहीं, ये एकदम बिल्कुल सीधे बोलते हैं कि नहीं, एकदम ठीक होगा और तुरंत ठीक होगा। तुरंत मतलब जो रोगी की जो स्थिति है, जो इम्यून सिस्टम, उसके बेसिस पे इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करना, बेसिक वर्क उसी का है। तो मुझे लगता है आज भी 7:36 हो गया है, तो आधा घंटा ही मुश्किल से 25 मिनट 24 मिनट समय बचा है। तो अब किसी का कुछ प्रश्नोत्तरी रहेगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी जानकारी तो बहुत सारी है, लेकिन फिर समय जाएगा, प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। हाँ हाँ, पूछिए। जी ओम, हाँ कल सर आपने जो अमृत मिट्टी के संबंध में जानकारी दी थी, तो मेरा निवेदन यह है कि मान लो मैं 1 एकड़ खेत के लिए अमृत मिट्टी बनाना चाहता हूं, तो मेरे लिए क्या करना होगा जी ओम? अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, देखिए एक चीज समझिए, अमृत मिट्टी नॉर्मली हम लोग बेड्स में बनाते हैं, जैसे सब्जियों के लिए जो लोग बेड्स बनाते हैं, हम लोग उसे तो बेड में बनाते हैं। तो नॉर्मली आपको अगर 1 एकड़ में अगर अमृत मिट्टी बनानी होगी तो कम से कम 750 से 800 बेड बनाने पड़ेंगे। तो इसमें नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि जब लार्ज एरिया में काम कराना होता है तो हम लोग किसानों को बोलते हैं कि नहीं, पार्ट बाय पार्ट कीजिए, क्योंकि एक साइकिल बनने में, मतलब बेड को जिस दिन आपने बनाया तब से अमृत मिट्टी बनने में कम से कम 6 महीने का वर्ष लगता है। और मिट्टी को बनाने का भी एक प्रोसेस है कि मतलब सूखे पत्तों को इकट्ठा करके अमृत जल में 24 घंटा भिगो के तब निकाल के मिट्टी मिक्स करके तब बेड बनाना थोड़ा लेबर इंटेंसिव है, लेबर लगता है, लेकिन हाँ बनता है। हम लोग ने बनाया है, बहुत जगह बनाया है। तो इसको हम लोग करना क्या कि पहले आप 5 डिसमिल या 10 डिसमिल आप जमीन लीजिए, उसमें हम लोग बेड का साइज नॉर्मली लेते हैं 3 फुट बाई 10 फुट, 3 फुट बाई 10 फुट लिया, उसके बगल में 3 फुट चौड़ी जगह छोड़ दी, फिर 3 फुट और बनाया हम लोग ने, मतलब 3 फुट का एक और बेड बनाया, फिर 3 फुट जगह छोड़ी, फिर 3 फुट का एक बेड बनाया। इस तरह करके हम लोग को बेड्स वहां बनाने पड़ेंगे। 10 डिसमिल में बनाइए, एक बार 10 डिसमिल का आपने बेड बना के रख दिया, 10 डिसमिल की जगह आपकी ब्लॉक हो गई, आपने बना दिया वहां पे। अब जब इसको बनने में 4 से 5 महीना लगेगा, तब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दूसरे एरिया में तब तक आप खेती गोबर से और अमृत जल से तो तुरंत ही शुरू कर दीजिए। मतलब जिस दिन से समझ में आया उस दिन से केमिकल्स बंद, गोबर खाद शुरू में अच्छे से डालिए और अमृत जल है उसका निरंतर उपयोग करेंगे। कभी भी अगर पटवन के लिए पानी चाहिए तो गौमूत्र, क्या गौमूत्र भी स्प्रे करते हैं हम लोग, लेकिन अमृत जल का उपयोग निरंतर करेंगे तो जो अभी स्थिति है खेत की तुरंत सुधरने लगेगी। और जो अमृत मिट्टी है, अमृत मिट्टी तो एक बार में 10 डिसमिल जगह उठाइए, उसको पूरा अमृत मिट्टी बना लीजिए, वो कंप्लीट हो जाए तो अगला 10 डिसमिल उठाइए। अगर लगता है सामर्थ्य ज्यादा है, एक बार में 20 डिसमिल उठाइए, एक बार में 20 डिसमिल में आप अमृत मिट्टी बनाया, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो दूसरे 20 डिसमिल में आप चले जाए। मतलब आप अपनी सुविधा के अनुसार कितना सामर्थ्य है, कितना संसाधन आपके पास है, उस हिसाब से छोटा छोटा पैच ऑफ लैंड लेंगे, उसको अमृत मिट्टी में कन्वर्ट करते जाएंगे। नॉर्मल प्रोसेस वही है। मैं अमृत मिट्टी बनाने का जो लिंक है, मैं ग्रुप में वीडियो में मैं दीदी को भेज दूंगा, वो अमृत मिट्टी बनाने का लिंक भेज देंगे। किसी को सीखना है तो बजवाड़ा देवास जिला में वहां पे जो मेरे टीचर हैं उनका केंद्र भी है अमृत कृषि का, वहां भी जा सकते हैं। मैं वहां का भी पता दे दूंगा, क्योंकि आप में से जहां तक मुझे समझ में ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश से हैं। तो अगर आप लोग को अमृत मिट्टी बनाना सीखना भी है तो वहाँ बजवाड़ा जो है, वहाँ देवास जिला में, वहां पे आप उनके सेंटर में जा सकते हैं। उनका लड़का है वत्सल है, वो भी पूरा सिस्टम हैंडल कर रहा है, सेंटर को हेड करता है। तो वहां भी अमृत मिट्टी का, अमृत जल का निरंतर ट्रेनिंग हो सकता है। कोई लोग अगर यहाँ पे रांची आना चाहे, रांची के आसपास, तो यहाँ भी आ सकते हैं, हमारे यहाँ भी उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाएगी। अब दोनों ही जगह आप लोग अमृत मिट्टी बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि बनाने में समय लगता है 6 महीना, आपको 2-3 बार जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता हो सकता है जो देवास है आपके लिए, वहां पे बजवाड़ा शायद ज्यादा नजदीक पड़े, अन्यथा यहाँ भी आ सकते हैं। यूट्यूब में सारी जानकारी उपलब्ध, मैं लिंक में भेज दूंगा अमृत मिट्टी कैसे बनाते हैं।
हाँ जी ओम मेरा सर। सुझाव है सभी सदस्यों जो सर को पूछे, थोड़ा अपना परिचय देके पूछे कि नाम क्या, कहाँ से हैं और क्या क्या खेती कर रहे हैं और कितने एरिया में कर रहे हैं, तो सर को रेफरेंस के लिए और अच्छा रहेगा और उस हिसाब से और जवाब दे हाँ पाएंगे। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं रमेश मेहरा, नर्मदापुरम से। अच्छा, बढ़िया बढ़िया भाई साहब। मध्य प्रदेश भी बताओ, मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम और मध्य प्रदेश से। अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? और लोग जी दादा बहुत प्रणाम। सारे हैं। मैं हाँ मुरलीधर वर्मा, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बताइए। मैं गत 8 वर्षों से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती करता हूँ और बहुत ग्रुप बढ़िया। में देखा हमने, तो हमने कहा जुड़े और ज्ञान प्राप्त करें आप लोगों से। तो इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार, साधुवाद। मैं आज अपने प्राकृतिक खेत में ही बैठा हूँ। अरहर वाह और परवल की सह फसली लेता हूँ वाह, बढ़िया बढ़िया। और गन्ने के साथ में मैं हल्दी और धनिया, इस तरीके से गुड़ भी तैयार करता हूँ। और आगे मेरा प्रोसेस है कि मैं विनेगर के ऊपर, सिरका के ऊपर जाना चाहता हूँ कि लोगों को शुद्ध चीजें, वस्तुएं जब मिलेंगी तभी स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और सभ्य समाज की स्थापना हो सकती है। और समय ना लेते हुए आप सबको मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और इच्छा राजकीय में अपना कार्यक्रम रहता है, स्कूल में भी योग के साथ में प्राकृतिक खेती, आधुनिक खेती की चर्चा। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और या तो और अगर आपको कोई प्रश्न नहीं है तो फिर और कोई पूछना तो कोई चाह रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की तो आती ही आती है कि जो मान लिया उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो घी के बारे में जो आपने बताया था, तो नंबर ये ज़्यादा वो कर नहीं पाते हैं ऑनलाइन वाला व्यवस्था। तो हम चाहते हैं कि नंबरों पर संपर्क करके अपने जो भी वस्तुएं हैं बेचने का मतलब अवगत करा सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं प्राकृतिक खेती से संबंधित। नहीं, ठीक है तो जी आप- आदरणीय, जी हाँ। आदरणीय, और जो हैंड रेस है मैं उनके सवाल लूंगा। जी हाँ। मुरलीधर जी की बात हो जाए फिर मैं सवाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये बात मुरलीधर बोलिए जी, बाकी आप। हाँ नहीं, मुरलीधर जी, मेरा अनुरोध ये है कि ठीक है, अभी और कोई प्रश्न होगा मैं अभी ले लूंगा। जैसे आपको मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ठीक है, अभी इस मीटिंग के बाद कभी भी, आज कल परसों कभी भी होता, आप एक बार मुझे फोन कर लीजिएगा, तो हम लोग किस तरह की से पूरा एक मार्केटिंग चैनल, जैसे मैंने कल का प्रेजेंटेशन में दिखाया, किस तरह से मतलब लोगों जो जैसे खरीदार होता है, वो तो आपके खेत में बैठा नहीं है, गाँव में नहीं बैठा है, उसको तो आइडिया नहीं कि आप सच में आप यूरिया डीएपी डाल रहे हैं या सच में आप पूरे हाँ। तरह से जैविक तरीके से जी। कर रहे हैं, तो उसको विश्वास कैसे हो? तो उसका अधिक मूल्य या थोड़ा तो अधिक मूल्य चाहिए हो, क्योंकि देसी बीज में प्रोडक्शन कम होता है। तो ठीक है, मतलब उसको कैसे सिस्टम सेटअप करें, किस तरह से हम लोग ने किया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने कल दी थी। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छे उत्पाद हैं, आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग करना, आप बोलेगा तो मैं भी आप मेरा निवेदन है, मैं आदरणीय सिद्धार्थ जी निवेदन करता हूँ, अभी आपके पास सवाल सिर्फ मिट्टी से संबंधित हो, जो आपने अभी हमें मार्गदर्शन दिया उसी से संबंधित सवाल हो। मार्केटिंग का आप आगे क्लास लेंगे फिर उसमें जो है हम लोग सवाल करेंगे। जी उसी से संबंधित जो आज मार्गदर्शन दिया है और कल दिया है किसान भाई, उसी से हमारे साथीगण सवाल करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जी आदरणीय 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 ओमकार नाथ जी, झारखंड से। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, मुख्य अतिथि जी को भी नमस्कार। सर मैं पलामू झारखंड से हूँ और हमारा एफपीओ भी चलता है और पलामू में करीब 25 एफपीओ का संचालन हो रहा है और पैक्स को मिलाते हैं तो करीब 100 से 150 की संख्या हो जाता है। और हम लोग भी लगातार प्रयास में लगे हैं कि ऑर्गेनिक खेती की दिशा में बढ़े और इसमें हम लोग सहयोग लेना चाहते हैं जहाँ से सहयोग मिल सकता है, जिसके माध्यम से सहयोग लेते हैं ऑर्गेनिक खेती की दिशा में, प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ें। तो सर आप झारखंड से हैं तो हम चाहेंगे कि सर आपका मार्गदर्शन हमको मिले। और हमारा सवाल तो भी कुछ नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपके मार्गदर्शन में भी हम लोग आगे बढ़ें। अभी हमारा एपीडिया से हम लोग का बातचीत हुआ है और उसमें हम लोग अगले साल का टारगेट तय किए कि 400 से 500 एकड़ में जमीन में ऑर्गेनिक खेती करके एपीडिया के माध्यम से चावल दाल हम लोग आगे निर्यात करें, विदेशों में निर्यात करें।
तो उस दिशा में भी हमारा आपका मार्गदर्शन चाहिए और आगे चाहेंगे कि आगे मार्गदर्शन मिलता रहे। जी सर। ये ठीक है। आप तो अगर पलामू में, झारखंड में, तो आप यहाँ तो रांची में कभी भी आके, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, मेरा नंबर तो मुझे ग्रुप में जोड़ दिया गया, तो आप कभी भी आके फोन करके आके मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जी 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 जी, हम जल्द जल्द सर, अभी आना है रांची आना है सर, तो हम जल्द आपसे सर जी मुलाकात करेंगे सर। जी ओके जी सर। जी जी, ओंकारनाथ जी संपर्क करेंगे आदरणीय जी से। अब मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ अपने परिचय के साथ, आप जो है संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनिलाल जी। मैं डॉक्टर किशोर दुबे, नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। वैसे थोड़ी सी बात कल मेरी सर से हो गई है, उसी रेफरेंस में मैं बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि जैसा मेरे मन में सवाल है और कल भी मैंने पूछा था कि देसी गाय का गोबर जो है, क्योंकि एक दो साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि कोई भी गोबर चला और उसके साथ में देसी गाय का गोबर मिक्स किया तो भी चल सकता है, चाहे फिर भैंस का हो, जर्सी का हो, किसी भैंस का। तो इस संदर्भ में आप थोड़ा सलाह दीजिए कि क्योंकि सभी लोगों के पास देसी गाय नहीं है, तो अगर देसी गाय का गोबर किसी से लिया गया है और वो वहाँ एक स्टिमुलेंट करके अगर दूसरे गोबर के साथ डाला तो उससे वही रिजल्ट आएंगे क्या? एक। और दूसरा कि अमृत कृषि इतनी अच्छी है, आपने जो कल और आज जानकारी दी और उसकी व्यवस्था, तो ये ज्यादा से ज्यादा किसानों तक बढ़ने में क्या कठिनाई आ रही है? अभी तक तो बहुत तेजी से ये बढ़नी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? धन्यवाद। ठीक ठीक। देखिए, जैसे मैंने अभी आज प्रेजेंटेशन में बताया कि देसी गाय और जर्सी गाय में अंतर है, तो किसी भी शाकाहारी जीव का मल मूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट देसी गाय का आता है। तो लेकिन अगर खेतों में इस्तेमाल करना है तो किसान के पास मान लो एक दो जर्सी है, एक दो देसी है, तो सबको अलग अलग गोबर तो इकट्ठा करेगा नहीं, तो ठीक है दोनों को एक साथ मिक्स करके डाल दे रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के माइक्रोबियल कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा अंतर होता ही है। तो अब लेकिन किसान के स्तर पे देखा जाए तो उसके लिए संभव नहीं है कि दोनों का अलग अलग इकट्ठा करे, दोनों अलग करे। हाँ, अगर जर्सी को धीरे धीरे फेज आउट करके हटा दे, पूरा देसी ही रखे, तो जर्सी को हटा के पूरा देसी रखे, तो सबसे बढ़िया सिस्टम है। लेकिन जब तक नहीं संभव हो रहा है, दोनों को मिलाकर भी आप डाल सकते हैं। जहां तक आप इनोकुलेंट की बात करें, उसमें मेरा थोड़ा संशय है, थोड़ा संदेह है कि इस तरह से काम करेगा। हालांकि एक्सपेरिमेंट का विषय है, एक्सपेरिमेंट करके क्या माइक्रोबियल कॉम्पोजिशन चेंज कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब ये रिसर्च का विषय है कि क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा संशय है कि शायद काम करेगा, मतलब मुश्किल है मुझे लग रहा है। इसलिए देसी गाय को ही प्रमोट करना, क्योंकि जर्सी जब वो स्ट्रेस में गाय है तो उसका स्ट्रेस में आप समझिए, अगर कोई जीव स्ट्रेस में है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहा है, मतलब एक वो बीमार जीव है, बीमार जीव का दूध पीना चाहिए क्या? नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर बीमार जीव का दूध पिएंगे तो आपको 10 तरह की बीमारी अपने आप आएगी उससे। इसीलिए हम लोग जर्सी या क्रॉसब्रीड का दूध पीने से मना करते हैं। मतलब विदेशों में तो दूध बहुत ही कम कंजम्पशन होता है, दूध का प्रोडक्ट्स बना लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ दूध पीने का प्रचलन बहुत वर्षों से, हजारों वर्षों से, इसलिए हम लोग दूध पीते हैं। लेकिन फिर भी जर्सी चूंकि एक डिजीज्ड एनिमल है, वो बीमार जीव है, वो देखिए एक चीज और समझिए, जर्सी गाय का गोबर पतला क्यों होता है? हम लोग, हमारा मल बंधा हुआ होता है, क्यों? क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे हमारा मल बंधा हुआ रहेगा। हम लोग दस्त कब करते हैं? जब अपना पेट खराब हो या तबीयत खराब हो, फीवर हो, कोई बीमारी हो। तो जो जर्सी गाय है वो जब यहाँ पे लाके रखी गई है, उसका देखेंगे हमेशा गोबर पतला होता है, गोबर पतला होता है और उसको हमेशा समेटना पड़ता है। देसी गाय का गोबर हाथ से आप उठा सकते हैं, लेकिन जर्सी गाय का गोबर क्रॉसब्रीड का पतला होता है, समेटना पड़ता है। तो सर जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ जर्सी के बारे में नहीं था, अगर देसी गाय से जो बैल बनते हैं या भैंस होती है घर में, तो ये भैंस का, बैलों का ये भी अगर गोबर लिया और उसके साथ में देसी गाय का जोड़ा तो चलेगा क्या? बस जर्सी बाजू में रखते हैं। हाँ, नहीं देखिए, इसी में बताना कि प्रैक्टिकल रूप से किसानों के लिए संभव नहीं सबको अलग अलग करना, तो इसलिए सबको एक साथ मिक्स करा के डाल दिया तो ठीक है। लेकिन जर्सी का जहां तक उपयोग हो उसको कम करे या ना करे तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं छोटा सा और एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जब हम लोग अमृत जल बनाते हैं, अपने हाथ से गोबर लेते हैं, मिक्स करके बनाते हैं और उसके बाद हाथ को सूंघते हैं तो कभी गोबर में बदबू नहीं आती है। लेकिन अगर आप मतलब सिंपल अगर पानी से भी धोएंगे, सूंघेंगे, तो देसी गाय के गोबर में के बाद पानी से सिंपल धोएंगे तभी कभी बदबू नहीं आएगी। लेकिन जर्सी गाय का गोबर है, उसमें अगर गलती से भी हाथ चला गया, उसके बाद आप
10 बार भी साबुन से धो लेंगे तो भी दिन भर गोबर की स्मेल आती रहेगी। तो आप सोचिए गोबर में कितना अंतर है सिर्फ देसी गाय, जर्सी गाय के, कि अगर उपयोग में लाना है तो सबसे सर्वथा सबसे बेस्ट तो देसी है, लेकिन अगर कुछ उपलब्ध नहीं है तो जो उपलब्ध है जर्सी है, क्रॉसब्रीड है, जो उसका कुछ नहीं डालने से या केमिकल डालने से तो अच्छा ही है कि जर्सी का ही डालें, कुछ भी डालें, देसी गाय सबसे बेस्ट होता है। और मेरा दूसरा सवाल था सर वही कि अमृत कृषि इतनी अच्छी है तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को फैली जानी चाहिए थी, तो उसमें किस बाधाएं आ रही है? नहीं, इसमें कठिनाई इसलिए आ रही है क्योंकि इसका जो अमृत मिट्टी है, मिट्टी को बनाने में समय लगता है, 6 महीना समय लगता है। तो जैसे मैंने बताया पार्ट बाय पार्ट करके बनाने, या तो किसानों के साथ देखिए ये आपका जो प्रश्न है, ये एक बार जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने मुझे एक बार डिनर के लिए इनवाइट किया था, जो अहमदाबाद में थे। मैं उनके पास गया था, उनका भी यही प्रश्न था कि उनका तो 2-3 प्रश्न था, काफी देर उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब इतना आप बता रहे हैं जैविक है, इतना लोग फैल क्यों नहीं रहा? मतलब उस वक्त जैविक की मूलतः बात हुई, तो मैंने कहा कि देखिए जैविक खेती एक अनाथ बच्चे की तरह है, इट इज लाइक एन ऑर्फेन्स चाइल्ड। इसे किसी पेस्टिसाइड कंपनी, किसी फर्टिलाइजर कंपनी, किसी सरकारी सेवक, किसी को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो इसका कोई मार्केटिंग नहीं करेगा, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा, कोई प्रमोशन नहीं करेगा। वो एक किसान जो जैविक खेती कर रहा है, वो अपना खेती करेगा कि जैविक खेती की मार्केटिंग में अपना समय व्यतीत करेगा? तो जैविक खेती लाइक अनाथ बच्चे की तरह है, कोई इसका मार्केटिंग नहीं करता है, इसीलिए कहीं ज्यादा फैलती नहीं है। सरकारी तंत्र में भी सबको पैसा खाने में लगा हुआ, घूस खाने में लगा हुआ, वो लोग को प्रमोट करेंगे, वो तो जितना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक सप्लाई कराएंगे, सब में उनका कमीशन है। किसान अगर अपने पैर पे खड़ा हो जाए, नहीं तो आप सोचिए पूरी जितनी भी इनपुट कंपनी है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंपनी पैसा कमा रही है, इसलिए मार्केट में टिकी हुई है। किसी भी कृषि विश्वविद्यालय आईसीआर में नीचे चपरासी का 25-30 हजार रुपए सैलरी से लेके साइंटिस्ट तक का 2-3-4 लाख रुपए सैलरी है। आप सरकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, नीचे से लेके ऊपर सेक्रेटरी मंत्री तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सभी लोग किसान के लिए है, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा है, बाकी सब पैसा कमा रहे हैं, कंपनी पैसा कमा रही है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक पैसा कमा रहे हैं, सरकारी तंत्र में चपरासी कमा रहा है, आईएएस कमा रहा है, मंत्री कमा रहा है, सभी पैसा कमा रहे हैं, और जिनके लिए सिस्टम है किसान, वो आत्महत्या करने में मजबूर है। ऐसा सिस्टम आज हम लोग ने बना दिया है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। इसीलिए कहते हैं ना, हंस चुगेगा दाना गुड़ का। आज के समय में, कलयुग के समय में समझाना किसी को ये अच्छी चीज है, बड़ा ही कठिन काम है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, पतंजलि भी कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे सिस्टम बदले। तो वही हाल अमृत कृषि का भी, कि अमृत कृषि तो जैविक खेती में भी बहुत एडवांस्ड है। मतलब पहले तो समझना पड़ेगा कि नहीं इतना न्यूट्रिशन बढ़ सकता है, अभी लोग उस स्तर पे सोच ही नहीं पाए हैं कि नहीं हम लोग को क्रॉप्स में अभी तक क्या सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, उसके बाद ठीक है पेस्टिसाइड नहीं हो, जैविक करो, जैविक करो, जैविक करो, जैविक के बाद अब आ रही प्राकृतिक की बात। ये प्राकृतिक खेती का भी इतना एडवांस स्वरूप है। हम लोग झारखंड में करीब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1000 एकड़ में प्राकृतिक कृषि करा रहे हैं, उसमें भी 5-10% ही है जो पूर्णतः अमृत मिट्टी के साथ हो रही होगी। लेकिन बाकी सभी जगह हम लोग को पता है किसानों को शुरू करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं शुरुआत में सिर्फ देसी गाय का जो गोबर कंपोस्ट है, FIM फार्म एंड मैनर, उसको यूज करो, अमृत जल को यूज करो, धीरे धीरे अपने मिट्टी, हाँ अब धीरे धीरे करेंगे अमृत मिट्टी, धीरे धीरे अपनी मिट्टी ताकतवर होती जाएगी। नहीं करेंगे, अगर उतनी प्रॉब्लम है एक बार में, अगर सामर्थ्य है तो एक बार में अलग से मिट्टी लेके बनाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खुला खुला उत्तर और बहुत ही महत्वपूर्ण और जवाब दिया आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय। कल का हमारा हैंड रेस है, बने सिंह जी आर जी कल भी कर रहे थे, फिर इसके बाद हम शरद वर्मा जी का लेंगे, फिर अशोक जी का। जी आदरणीय बने सिंह जी अपना सवाल करें सीधा। सदन को कोटि कोटि नमन। आदरणीय मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से हूँ, और मेरे गुरु भी दीपक सचदे जी है, जो कल मैंने आपको फोटो मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। तो अमृत मिट्टी की जो बात हो रही है, वो आज जो सरकार फॉलो कर रही है ना कि ये प्राकृतिक खेती करो, प्राकृतिक खेती, और अमृत मिट्टी में कोई अंतर नहीं है ऐसा विशेष। बस अमृत मिट्टी बनाने में बायोमास की संख्या ज़्यादा होना चाहिए किसान के पास, और थोड़ी सी मेहनत लगती है एक बार में। तो यही विशेष जानकारी है, प्राकृतिक और अमृत मिट्टी में ज़्यादा विशेष कोई अंतर नहीं है। जी और मेरा तो एक प्रश्न है कि जैसे आप बोल रहे थे कि पंचकर्म चिकित्सा की बात कर रहे हैं आप, तो इसका कितने दिन का कोर्स है और कहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है? मुझे किसी बालक का करवाना है।
हाँ नहीं ठीक है, ये यहाँ पे टाटा जमशेदपुर में ही है। अब पंचगव्य चिकित्सा केंद्र है, यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा होता है। लेकिन अब एक चीज समझिए, जो इसकी मतलब ऑनलाइन भी पढ़ाई 15 दिन का ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, लेकिन ये एकेडमिक चीज नहीं, ये अप्लाइड है। ये एकेडमिक नहीं, एकेडमिक मतलब पढ़ना लिखना तो अलग चीज है, ये स्किल होता है। जब नाड़ी देखना है तो नाड़ी देखना एक स्किल है। आप किसी कुशल वैद्य के अंदर 6 महीना, साल भर, 2 साल रहेंगे तो आप भी धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाएंगे, क्योंकि कुशल वैद्य के पास विभिन्न प्रकार के मरीज आते रहेंगे, तो आप भी उनको देखेंगे, आप भी सीखेंगे, समझेंगे। तो ये डॉक्टरी या वैद्य है, ये एक स्किल है। किसी कुशल वैद्य के साथ में रह के 2-3 साल रहेंगे, हाँ ठीक है, उनका कोर्स है, कोर्स में एडमिशन करा दिए, 2-3 साल वहीं रखिए, वहीं रहेगा, सीखेगा। धीरे धीरे अगर अभी यंग बच्चा है तो बहुत ही बढ़िया उसका स्कोप है। जब बड़ा होगा इतना कुशल वैद्य बनेगा कि मतलब भारत में क्या, विश्व में नाम होगा। क्योंकि अभी तो कुशवाहा जी को देख रहे हैं, उनका सिर्फ भारत में नहीं, बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे ट्रीटमेंट कराने। तो मतलब इतना बढ़िया सिस्टम है। मतलब आयुर्वेद का एक छोटा सा पार्ट है पंचगव्य, मतलब आयुर्वेद में भी इतने एक से एक एक्सपर्ट है, इसका छोटा सा पार्ट है पंचगव्य चिकित्सा, उसमें भी इतना सुपर स्पेशलाइजेशन उन्होंने किया है, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो। तो अब जी। हमसे नंबर लीजिएगा और कभी भी टाटा जमशेदपुर में उनसे बात कीजिएगा, आके एनरोल करा सकते हैं। जी बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आदरणीय शरद वर्मा जी, सादर आमंत्रित हैं। जी सर, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। सर, अपन जब पहाड़ से एक पौधे की पत्ती लाते हैं और उसको टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कोई भी न्यूट्रिशन या कोई भी चीज की कमी नहीं आती, और ऐसे ऐसी कोई यंत्र है सर जो हम हमारे भी खेतों के पौधों की पत्तियों से ये चीजें चेक करें? कोई इजीली सस्ता ऐसा कोई यंत्र हो जिससे? नहीं, यहाँ पे मैं भारत सरकार की बहुत सारे संस्थानों, सीडैक से लेके बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ, बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। ये इंजीनियरिंग का विषय है, मतलब कि साइंटिस्ट लोगों को ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी। अभी तक मेरी जानकारी में इस तरह की मशीन नहीं है कि तुरंत त्वरित इसकी जानकारी मिल सके कि कितना प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम है। वो नॉर्मली एक मतलब साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में अभी नहीं कि इस तरह से कोई मशीन है। वो अभी भी आपको किसी भी जो टेस्टिंग लैब है वहां पे आपको भेजना पड़ेगा, अपने अनाज, सब्जी या पत्ती कोई भी चीज है उसको भेजना पड़ेगा, और फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपको किस किस चीज का टेस्ट कराना है। आयरन का टेस्ट कराना है, प्रोटीन का, विटामिन का, कौन से विटामिन का, मतलब एक एक न्यूट्रिशन का टेस्ट का किसी का 1200 लगता है, किसी का 1800, किसी का 2500 रुपए लगता है। तो अगर आप एक पत्ती का संपूर्ण, अगर आप पूरा न्यूट्रिशन टेस्ट कराना चाहेंगे तो कम से कम 30-40 हजार रुपए एक सैंपल का लग जाएगा, इतना महंगा टेस्ट होता है सब। तो ये सस्ता नहीं होता ना सर? ये सस्ता अगर कहीं हो जाए टेस्ट में? नहीं, मतलब ये तो मुझे तो लगता है कि पतंजलि के पास इतनी एडवांस्ड लैब है, सिस्टम है, वहां पे अगर आप लोग बात करें कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, वहां पे लोग पास फैसिलिटीज है, वो लोग चाहेंगे तो टेस्टिंग कर सकते हैं। जो HPLC, GLC सब जो मशीन्स होती है, मशीन्स उनके पास उपलब्ध है, उनके जो स्टैंडर्ड्स खाली उनको देने पड़ेंगे, वो चाहेंगे तो उसमें टेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल मार्केट में टेस्ट कराने जाए तो उसका बहुत कॉस्ट हाई है उसका। सर, ये जो प्लांट हमारे जो खेतों में हम लोग जो फसलें बोते हैं, तो इसमें जो खरपतवार उगता है, कहते हैं जो खरपतवार उगता है वो कोई न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए धरती माँ उसको उगाती है, उसको मिक्स करना चाहिए, लेकिन आजकल बीटीसाइड डाल के उसको खत्म कर दे रहे हैं। तो सर इसका क्या इफेक्ट है? हम लोगों को बहुत सारे अब न्यूट्रिशन बाजार में आने लगे, तो ये हमें मिक्स करने के लिए जो खरपतवार है वो कितने अच्छे से हम मिक्स करें तो उसका पूरा न्यूट्रिशन हमारे जो भी फसल है उसको मिल जावे, और कितना नुकसान करता है फसल को सर? नहीं, देखिए एक चीज समझिए कि जैसे हवा में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी हम लोग यूरिया डाल रहे हैं। यूरिया क्यों डालते हैं? नाइट्रोजन के लिए डालते हैं। तो क्यों डालना पड़ रहा है? क्योंकि हवा में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट के फॉर्म में है, पौधा नाइट्रोजन लेता है नाइट्रेट के फॉर्म में। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर एक छोटा सा माइक्रोब है, जीवाणु है, राइजोबियम है, एसिडोबैक्टीरिया, ये सब क्या था, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जितने भी एलिमेंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आदमी ने इन्वेंट किया है, सभी डिस्कवर किया है, मतलब सभी प्राकृतिक रूप में मौजूद है, लेकिन वो अनअवेलेबल फॉर्म में है, पौधा उनको खींच नहीं पा रहा है। अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा? हर एक के लिए एक अलग माइक्रोब है, नाइट्रोजन के लिए अलग, फास्फोरस के लिए अलग, जिंक के लिए अलग, बोरोन, कैल्शियम, सब के लिए अलग अलग माइक्रोब है, जीवाणु है। अब नॉर्मली जो होता क्या है कि ये सब एलिमेंट्स उपलब्ध हैं,
जो खरपतवार होता है वो जमीन में जब लेता है तो इनके अनअवेलेबल फॉर्म को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए अगर आप खरपतवार निकाल रहे हैं तो कहीं या तो उसको कंपोस्ट पिट में डाल के उसको खाद बना के फिर वापस खेत में डाल दीजिए, या मल्चिंग के लिए यूज करें। मल्चिंग में यूज करने में नुकसान क्या है, उसमें जो फूल निकलेंगे, जो बीज निकलेंगे वो और गिरेंगे तो और खरपतवार फैलेगा। तो अगर आप अपने खेतों में जितना मल्चिंग का उपयोग करेंगे उतना खरपतवार कम होगा। खरपतवार नाशी भी जहर है, पेस्टिसाइड है, उसको डालेंगे तो सब सारे माइक्रोब्स जो आपके सॉइल में न्यूट्रिशन बढ़ा रहे हैं, सारे एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, सारे माइक्रोब्स खत्म होने लगेंगे। अगर आप अपने खेत में रासायनिक यूरिया, डीएपी या केमिकल पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो आप एक चीज समझ लीजिए, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप कुल्हाड़ी के ऊपर कूद गए हैं, पैर से खून निकल रहा है फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना 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 महत्वपूर्ण और कितना घातक है ये। इसलिए किसी भी हालत में कोई भी रासायनिक कीटनाशक अगर आप उपयोग करेंगे तो उसके अंदर आपके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो सारे एलिमेंट्स को अवेलेबल कराएंगे पौधे को, नष्ट होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे और आपके पौधे में कोई न्यूट्रिशन नहीं आएगा। इसलिए खरपतवार जो के लिए दिक्कत होती है उसको इकट्ठा कर ले, एक जगह कंपोस्ट पिट में डाल के सड़ा ले, गला ले और जो खाद बन जाए उसको वापस खेत में डलवा ले। या उसके अलावा जो सूखे पत्तों का जो मल्चिंग होता है या लाइव मल्चिंग होता है, ये सब वाली चीजों का उपयोग करेंगे तो नॉर्मल जो खरपतवार की जो प्रॉब्लम होती है बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाती है। जी बहुत सुंदर। और मैं आदरणीय सीधा सीएम राय के पास चलता हूं। सीएम साहब अपना सवाल करें, फिर अंत में अशोक पटेल जी। जी सीएम साहब सीधा सवाल करें अपने परिचय के साथ। हाँ सर को प्रणाम। मैं अनिल कुमार राय, गाजीपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं सर्वप्रथम 1986 में पतरातू से अपनी सर्विस शुरू किया था केंद्रीय विद्यालय संगठन में। जी मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एक दिन बात चल रही थी कि जो लोग आप लोग खेती करना शुरू करते हैं, यदि आपका 1 से कम कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन, तो आपका जो भी उत्पाद होगा वो जैविक नहीं होगा। तो इस संबंध में मैं जानना चाहता हूँ, आपका ये तो ले लिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आऊँ और आपसे थोड़ा सा कुछ सीखूं। जी हूँ। नहीं, बिल्कुल आप अवश्य आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जैविक कार्बन अगर 1% से कम हो तो जैविक नहीं है। ऐसा ये किसी ने शायद गलत जानकारी दी है, गलत कहीं लिखा होगा। जैविक कार्बन का जैविक खेती से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आज भी जैविक खेती का जो मापदंड है वो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको टेस्ट करके बनाया जाता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि अगर जैविक कार्बन 1 से नीचे हो तो जैविक नहीं होगा। क्योंकि ये भी आज की तारीख में भारत की जो कृषि योग्य भूमि है, जहाँ कृषि हो रही है, 99% जो जमीन है सबका ऑर्गेनिक कार्बन जो है 0.5% से कम है आज की तारीख में। तो इस तरह से तो भारत में कोई 1%, 0.1% भी कोई जमीन जैविक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो जैविक कार्बन अलग है और जैविक खेती का प्रमाणीकरण जो सर्टिफिकेशन वो अलग है, वो दोनों अलग जी सिस्टम। जी जी जवाब आदरणीय मिला सर। अंतिम सवाल आदरणीय अशोक पटेल जी आप करें और फिर जो है। जी ओम, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी जानकारी महोदय जी ने दी है। वो मेरा प्रश्न का उत्तर भी मेरे को मिल गया है। मेरा प्रश्न ये था कि मेरे पास में ही है, ये बजवाड़ा गांव, ज्यादा दूर नहीं है, और इसके बाद में भी ये प्रमोट क्यों नहीं हुआ, मतलब उसका फायदा क्यों लोग नहीं ले रहे। सिर्फ उस गांव में कुछ 2-4 घर में सिमट के रह गई ये पद्धति, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। तो आपने बोल दिया कि ये एक अनाथ बच्चे के समान है ये पद्धति। वो मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी धन्यवाद अशोक जी। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सिद्धार्थ जी से कि अभी आपकी और आवश्यकता सुनने की इच्छा है। अभी सबके सवाल नहीं हो पाए हैं, समय हो गया है, 8:04 हो गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप और आगे सहमति दें। कल बुधवार है, कल भी आप हमें अगर समय दें तो अति उत्तम होगा, ऐसा निवेदन है। मंगलवार अच्छा मंगलवार है कल, ठीक है। हाँ तो कल भी आप जो है आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी 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 और आप समापन भी करें, आभार ज्ञापित कर दें रोशन लाल जी। मैं उसी के लिए वो एड्रेस किया था कि चूंकि बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और डॉक्टर साहब ने जो चीजें बताई है, बहुत जो परिदृश्य चल रहा है इसमें बिल्कुल क्या कहना चाहिए, हमारे समय के हिसाब से समयानुसार
बताई जा रही है और बस सुनने का मन कर रहा है कि सुनते जाएं। और निश्चित रूप से ये मैंने पहले भी हमारे जो इससे जो आए थे हमारे गुजरात से जो भाई आए थे, उन्होंने जो इस पर चीज बताई थी और उसको हम लेके गए थे, किसानों को भी हम इसके लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। जो आपने बताया था तो कल ही मैंने आपका जो किया और उसको भी मैंने किसानों को कल था तो उसमें बताया। निश्चित रूप से लगातार इससे फायदा होगा, क्योंकि हमको हमारी प्राचीन पद्धति है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको जितना हम फैलाएंगे, जितना लोगों को बताएंगे, ये और पैसा नहीं लग रहा, सबसे बड़ी चीज आपका कुछ नहीं लग रहा है। तो मिनिमम उसमें अगर हम खेती की बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मेरे साथ जो अभी जो किसान जुड़े थे, कल जो महिलाएं जुड़ी थी वो सारी ट्राइबल थी और वो ट्राइबल में उनको जो दलहन का आटा भी है वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये जो हमारा अमृत पानी है वो उनके लिए वरदान होगा। तो मैंने उनको बोला है कि आप जो आप जीवामृत बनाएंगे उसके साथ एक ड्रम आपका इसका भी चाहिए। तो